अब मैं आपको रिलेशनशिप बता रही हूँ डिफरेंट मैग्नेटिक पैरामीटर्स के बीच में, जो मैग्नेटिक फील्ड्स को इंडिकेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने में मदद करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये पता करने में मदद करते हैं। तो नेचुरली अभी जो मैंने आपको बताया वो एक है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से इंडिकेट करते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होती है जो ये वाली मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है। एक होता है बी, वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो मैं इस तरीके से समझ सकती हूँ कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो मैंने शो किया हुआ है। इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस मिलेंगी कॉन्सेंट्रिक भी, मतलब अगर मैं ऐसे होल्ड की हुई हूं तो मुझे फ्लक्स लाइंस ऐसी मिल रही हैं, इस तरीके से फ्लक्स है। यहां पर जो मैंने शो किया है फ्लक्स को, वो मैंने पैरेलल लूप्स शो किए, क्योंकि करंट तो कंटिन्यूअस बह रहा है। अगर ये करंट की वैल्यू 2 एम्पियर से, मतलब इसमें से 2 एम्पियर्स का करंट फ्लो हो रहा है, तो फ्लक्स लूप्स मुझे 2 एम्पियर्स के करंट की वजह से इस कंडक्टर के हर जगह पे फ्लक्स लूप्स मिलेंगे। साथ में अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन के पैरेलल अगर फ्लक्स लूप एक कंसिडर कर रही हूँ तो मुझे फ्लक्स लूप थोड़ा बाहर भी मिलेगा और बाहर भी मिलेगा, मतलब पैरेलल फ्लक्स लूप्स भी हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और अलोंग द क्रॉस सेक्शन भी मुझे मल्टीपल फ्लक्स लूप्स मिलेंगे। हाँ, ये करंट छोटा है तो कम मिलेंगे, करंट बड़ा है तो मुझे फ्लक्स लूप ज्यादा में, मतलब फ्लक्स लूप्स ऐसे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और ऐसे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वर्टिकल में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी मुझे नंबर ऑफ फ्लक्स लूप्स मिल रहे हैं। ठीक, अब अगर मैं एक एरिया इस कंडक्टर के आसपास का एज्यूम कर लेती हूं, सम एरिया एस इज देयर, इस एरिया में पास के कंडक्टर की वजह से, जिसमें से 2 एम्पियर्स का करंट बह रहा है, इस कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होने वाली नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इस एरिया को कितना कट कर रही है। और अगर इस एरिया को मैं 1 यूनिट स्क्वायर का एज्यूम कर लूं, मतलब इसकी यूनिट या तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 1 इंच स्क्वायर है या फिर 1 मीटर स्क्वायर है, कुछ भी है, इस यूनिट एरिया को जितनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस क्रॉस करेंगी वो मेरी फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगी। मतलब अगर इस एरिया को ऐसी लेती हूं मैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, B इक्वल टू फाई अपॉन एस, ये मेरा जो हो जाएगा वो फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगी। और फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो वेबर्स होती है, और इसलिए फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी वेबर्स पर मीटर स्क्वायर, वेबर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वेबर्स पर यूनिट स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। मतलब फिर से मैं रिपीट कर दूं, एक कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है, उस करंट की वजह से इस कंडक्टर के चारों तरफ फ्लक्स लूप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस कंडक्टर के विसिनिटी एरिया में एक छोटा एरिया एस मैंने कंसिडर किया, और उस एरिया से जितनी भी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस उस एरिया को क्रॉस करके, मतलब आप इमेजिन करिए कि ये कंडक्टर है और नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही, तो मैं एक एरिया जो मान के चल रही हूँ वो ये वाला एरिया सपोज करके चल रही हूँ, इस एरिया को कितनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस क्रॉस कर रही, मतलब आप बोर्ड पे भी इमेजिन कर सकते हैं उस एरिया बोर्ड के प्लेन पर, तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस उस एरिया को कितनी क्रॉस कर रही है वो फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगी। और अगर उस एरिया का मेजर एस है, एस मीटर स्क्वायर है, और नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस उस छोटे एरिया को क्रॉस करने वाली फाई है, तो फाई अपॉन एस मुझे बी मिल जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगी, जिसकी यूनिट वेबर्स पर मीटर स्क्वायर होगी। यहाँ पर एस की यूनिट में मीटर स्क्वायर ले रही हूँ, इसलिए मीटर स्क्वायर में डिनोमिनेटर में ले रही हूँ। अगर एरिया को मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लेती तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर स्क्वायर होता, पर वेबर्स पर मीटर स्क्वायर ही जो होता है वो टेस्ला होता है, वेबर्स पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो टेस्ला होता है। तो ये आप बी को इस तरीके से फिजिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब बी है, उसके आसपास, इस कंडक्टर के आसपास सब जगह बी एग्जिस्ट कर रहा है,
एक और मेरे पास पैरामीटर है मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने का, जिसकी मदद से हम ये समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है। तो वो होता है एच, और उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, स्ट्रांग है, वीक है, तो उसे समझने के लिए जो होता है वो बी इक्वल टू म्यू एच, ये फॉर्मूला है। और ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर करके ही समझ में आया। म्यू जो होता है वो परमिएबिलिटी होता है मटेरियल की, और ये मैं एक दूसरा आपको एक्सपेरिमेंट या एक दूसरा डिस्कशन करके समझाऊंगी कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है बी इक्वल टू म्यू एच। अभी तक आपने हिस्टेरेसिस फिनोमिना का या मैग्नेटाइजेशन फिनोमिना को पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, तो आपको वहां पर इसकी जरूरत पड़ी होगी बी इक्वल टू म्यू एच, जहां म्यू जो है वो परमिएबिलिटी के इक्वल होता है। तो मैं बी इक्वल टू म्यू एच से रिलेटेड एक नया टॉपिक समझा दूंगी, जिसे हम मैग्नेटाइजेशन भी बोल सकते हैं, जहां पर यही सारे फिनोमिना को दूसरे तरीके से समझा जा सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या B पहले एग्जिस्ट करता है कि H पहले एग्जिस्ट करता है, वो मैं पार्ट वहां पर समझाऊंगी। पर करंट बहा, करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन से क्रॉस हो रही है, तो उससे रिलेटेड हमें बी पता चला। और एक मटेरियल, अगर मैग्नेटिक मटेरियल आसपास है, तो उस आसपास के मैग्नेटिक मटेरियल, अगर ये मेरे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल की स्लैब है और इस स्लैब का मैग्नेटाइजेशन मुझे करना है, और ये मैग्नेटाइजेशन किसकी वजह से हुआ, ये जो फ्लक्स लाइंस यहाँ से पास हो रही है ना, वो इसको भी क्रॉस करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल को। ये मैग्नेटिक मटेरियल अपने में से नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस पास होने देगा। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, करंट। तो जब ये अपने में से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस पास होने देगा तो ये खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये एक मैग्नेट बन जाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना तो इसका मतलब यहाँ पर कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से स्ट्रॉन्ग। और अगर ये वीक मैग्नेट बना तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, वीक। तो ये एक नॉर्थ या साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मैं आपको एक्सपेरिमेंट से बताऊंगी। पर ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड एच। तो यहाँ पर नियर अबाउट मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए ये मैग्नेटाइज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना तो एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, वीक मैग्नेट बना तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। पर इसके लिए मैं आपको अलग से एक एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ। तो फिर से मैं इसको ऐसे भी बता सकती हूँ, करंट बहा कंडक्टर से, उसने फ्लक्स प्रोड्यूस किया, उसकी वजह से बी को मैं मेजर कर पाई और बी की वजह से मुझे एच के एग्जिस्टेंस मुझे समझ में आया। पर ये एग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब आसपास एक मैग्नेटिक मटेरियल हो जिसकी परमिएबिलिटी म्यू हो। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। तो इस तरीके से मैं रिलेशनशिप बिटवीन फाई बी एंड एच को समझ सकती हूँ। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर टर्न्स, और ये यूनिट का भी मैं आपको फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगी। जैसे नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया का फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताया, वैसे ही मैं आपको एम्पियर इनटू टर्न्स, क्यों एच को हम ऐसा बोलते हैं, क्यों एच की यूनिट हम नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एम्पियर से कनेक्ट करते, लिंक करते, वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एच को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट की तो जैसे अभी मैं बात करी थी वो है ही, और एक बेसिक डेफिनेशन भी है एच की। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये अगर हमें मेजर करना है तो उस इसके आसपास, जैसे इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो कहीं पर मैं एक यूनिट नॉर्थ पोल रख दूं, एक यूनिट नॉर्थ पोल रख दूं, तो ये यूनिट नॉर्थ पोल जितना फोर्स फील करेगा वो भी एच डिफाइन करता है। मतलब फोर्स एक्टिंग ओवर यूनिट नॉर्थ पोल इज नोन एज और इज मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। पर अब नॉर्थ पोल अकेला एग्जिस्ट कर नहीं सकता, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों साथ में एग्जिस्ट करते, तो थोड़ा सा ये इम्प्रैक्टिकल मेथड हो जाती है एच को मेजर करने की। तो अब एक दूसरा मेथड मैं आपको बता रही हूँ जिसमें मैं ये कंडक्टर स्ट्रेट ना लेकर, जैसे अभी मैंने स्ट्रेट कंडक्टर वाला एक्सपेरिमेंट लिया था वैसे ना करके, अब एक मेरे पास मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जिस पर मैं एक कॉइल वाउंड कर देती हूँ। एक कॉइल वाउंड की हुई है इसके ऊपर, और इस कॉइल में से अगर मैं एक डीसी बैटरी कनेक्ट कर देती हूँ इसके टर्मिनल पर और करंट फ्लो करवा रही हूँ इस कॉइल में से,
वोल्टेज जो है वो V ले लेती हूँ इस बैटरी का, मतलब V वोल्ट्स की बैटरी है। और जैसे ही ये सॉकेट कंप्लीट होता है करंट बहना शुरू हो जाएगा। करंट बहना शुरू होगा तो सपोज शुरू में 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, जिसकी वजह से 10 फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो गई। और ये क्रॉस सेक्शन कितना बता रही हूं मैं इस स्लैब का, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर इस कॉइल के n है, मतलब ये टोटल कितने टर्न्स हो गए, n टर्न्स हो गए। तो अब यहाँ पर मुझे जैसे करंट इसमें से बहने लगेगा तो यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, यहाँ से 1 एम्पियर, यहाँ से ऐसे करके मुझे हर वायर से 1 एम्पियर का करंट बहता मिल रहा है। और ये 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर कितनी बार हुआ, n इंटू आई टाइम्स हो चुका है। अगर n की वैल्यू मैं 5 या 10 ले लेती हूं, सपोज ये 10 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो अब मेरा 1 एम्पियर वायर का 1 नहीं रहा, कितना हो चुका है, 1 इंटू 10 एम्पियर्स का करंट हो चुका है। ठीक है, मतलब यहां पर मैंने करंट को मैग्नीफाई कर दिया, किसकी वजह से, जस्ट शेप ऑफ द कंडक्टर को बदल के। पहले मेरा कंडक्टर का शेप कैसा था, स्ट्रेट था, तो वो अगर अपने में से 2 एम्पियर्स करंट बाहर आता तो वो 2 ही था, उस 2 को मैं मैग्नीफाई नहीं कर पा रही थी। पर यहाँ पर मैंने जस्ट कंडक्टर का शेप बदल के इस करंट को मैंने 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया। और हर बार ये करंट कहाँ से बह रहा है, कॉइल जो बनी हुई है और मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर से बह रहा है। अब हो क्या रहा है, जैसा ये स्ट्रेट कंडक्टर है वैसा ये स्ट्रेट कंडक्टर है, दूसरा स्ट्रेट कंडक्टर, तीसरा स्ट्रेट कंडक्टर, ऐसे कितने स्ट्रेट कंडक्टर से 10 कंडक्टर्स। इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, इस कंडक्टर के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। सी कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस यहाँ पर अब प्रोड्यूस होने लगी, मैग्नीफाई होने लगी। एक स्ट्रेट कंडक्टर होता अकेला तो एक ही 1 एम्पियर की वजह से प्रोड्यूस हुआ होता, यहाँ पे 10 कंडक्टर्स है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है वो एनलार्ज हो गई या मल्टीप्लाई हो गई, कितने से, 10 टाइम्स से, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स 10 है। तो अब मेरे पास 10 एम्पियर्स का करंट जो बह रहा है उसकी वजह से यहाँ पर मुझे क्या मिलने लगेगा, बहुत ज्यादा फ्लक्स लाइंस मिलने लगेंगी और वो सारी फ्लक्स लाइंस इस मैग्नेटिक मटेरियल को क्रॉस करेंगी। तो अगर एक की वजह से 10 मैंने लिखा था तो 10 की वजह से अब मुझे नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस कितनी मिलने लगी, 100। और ये 100 फ्लक्स लाइंस किसको क्रॉस कर रही होंगी, इस क्रॉस सेक्शन को, मतलब जो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस ऐसी यहाँ पर मुझे मिल रही है ना, वो पूरी की पूरी यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन को अलोंग द लेंथ क्रॉस सेक्शन को कट करती चली जाएंगी। मतलब ये फ्लक्स लाइंस कुछ मुझे ऐसी मिलेगी, क्यों मिलेंगी अभी मैं बताती हूँ आपको। मुझे इसकी डायरेक्शन अभी नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम है, ऐसे सेट हुई है कि ऐसे सेट हुई है, मुझे नहीं मालूम, मैं अभी वो भी आप लोगों को बताती हूँ। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब मैं जब स्ट्रेट कंडक्टर कंसिडर की थी तो मैंने थंब को रखा था करंट की डायरेक्शन में, और नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जो थी वो सारी की सारी मतलब जो सेंस में रैप कर रही थी कंडक्टर को, उस सेंस में नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही थी। फ्लक्स लाइंस, नंबर ऑफ नहीं कहना चाहिए, फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो रही थी। तो डायरेक्शन कौन सी थी फ्लक्स की, ये वाली। अब अगर कंडक्टर स्ट्रेट था तो थंब डायरेक्ट कर रहा था करंट को और फिंगर्स डायरेक्ट कर रही थी फ्लक्स को। अब कंडक्टर खुद स्पाइरल हो गया है तो यहां पर इंडिकेशन ऑल्टर हो जाता है, ये डायरेक्ट करने लगता है फ्लक्स को और ये डायरेक्ट करने लगता है करंट को। तो राइट हैंड से ही मैं करंट ऐसे लूंगी क्योंकि वायर ऐसे रैप हो रहा है, तो मेरी फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेल्स, मेरे नेल्स की तरफ करंट की डायरेक्शन है। अब थंब जिस तरफ डायरेक्ट कर रहा है वो फ्लक्स की डायरेक्शन हो जाएगी इस मटेरियल से इमर्ज आउट होने की। तो ये फ्लक्स ऐसे इमर्ज आउट हो रहा है और यहां से एंटर हो जा रहा है अंदर वापस मटेरियल में।
फ्लक्स लूप्स आर ऑलवेज क्लोज लूप्स, जिनको हम कट नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। तो फ्लक्स लाइन अपने आप में कंप्लीट होता है। जस्ट मैंने कंडक्टर के रैपिंग सेंस से यहाँ पर फाइंड आउट किया कि फ्लक्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो वो ये वाली होगी। और इसकी वजह से मुझे समझ में आ रहा है फ्लक्स लाइंस जहां से बाहर निकलती वो हमेशा नॉर्थ पोल बन जाता है, और फ्लक्स लाइंस जहां से एंटर करती है वो हमेशा साउथ पोल बन जाता है। तो अब ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो चुका है, ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो चुका है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, सिर्फ करंट नहीं है, N इंटू आई इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये हमारे लिए H का काम करता है। और ये सब ने मिलके कितनी फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस की, 100। तो 100 की वजह से यहाँ पर B जो होगा वो 100 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 100 वेबर्स पर मीटर स्क्वायर, ऐसा B को मैं मेजर कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड दी, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हुई, और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो गया, फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट हो गई। तो मैं इस मैग्नेटिक मटेरियल के क्रॉस सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मेजर कर सकती हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए जो मेरे पास ड्राइविंग फोर्स बना वो कितना बना, H इज इक्वल टू एन आई, दिस इज ड्राइविंग फोर्स टू प्रोड्यूस flux, and flux divided by area gives me B, मतलब magnetic flux density। ये सीक्वेंस होता है समझने का। तो दिस इज ड्राइविंग फोर्स, और इसे मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है, मोटिव फोर्स भी कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ईएमएफ होता है करंट को बहाने के लिए, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स को सेट करने के लिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, वो ये होता है। इस तरीके से हम मेजर कर सकते। तो ये पूरा रिलेशनशिप मैंने बताया आप लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में। अभी हमने H, phi और B का रिलेशन समझा एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी, पर मैंने कहीं भी बात म्यू की अभी तक नहीं की। म्यू जो होता है वो परमिएबिलिटी कहलाता है। परमिएबिलिटी को मैं कुछ इंग्लिश के मीनिंग से ऐसा ग्रास्प की हूं कि परमिशन, ये मटेरियल को परमिशन देता है अपने में से फ्लक्स को पास होने देने की। अब ये जो मैं बोल रही हूँ उसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो जो एक्सपेरिमेंट हमने लिया था कि हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल था जिसका क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर था, उस पे एक वाइंडिंग मैंने लपेटी हुई थी, नंबर ऑफ टर्न्स 10 थे, और उस वाइंडिंग के अक्रॉस मैंने एक वोल्टेज V लगाया था जिसकी वजह से आई करंट बह रहा था। अब मैं जो अभी कर रही हूँ, मैंने V को वेरिएबल रखा, मतलब मैं बदल बदल के वोल्टेज सप्लाई दे रही हूँ, तो जिसकी वजह से करंट जो बह रहा है वो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। सबसे पहले मैंने मिनिमम वोल्टेज रखा था तो मिनिमम करंट बह रहा था। ठीक है, सबसे पहले अगर 1 एम्पियर्स का करंट बहता है, मैं इसकी यूनिट को 1 या एम्पियर्स लिख देती हूँ। तो 1 एम्पियर्स का करंट शुरू में बहा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने 10 है, तो कितना एमएमएफ मिला मुझे, ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स मिला H N इंटू आई का, मतलब 10 एम्पियर टर्न्स। इसकी यूनिट एम्पियर टर्न्स होगी, मैंने पहले भी लिखा था, इसकी यूनिट एम्पियर टर्न्स है। तो 10 एम्पियर टर्न्स मुझे मिला। 10 एम्पियर टर्न्स की वजह से टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जो शुरू में डेवलप हो रही है, सपोज 10 ही हो रही है, तो 10 नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जब इन वायर से 1 एम्पियर का करंट बहा, मतलब 10 एम्पियर नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एम्पियर्स वाला NI हुआ, तो उसकी वजह से फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ वो 10 फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हुई। और ये जो मैग्नेटिक मटेरियल जिसके ऊपर वायर लपेटा हुआ था, इन वायर ने 10 नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस की थी अपने चारों तरफ, जिसको इस मटेरियल ने अपने में से पास होने की परमिशन दे दी। फिर से मैं रिपीट कर दूं, 10 नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस, 1 एम्पियर का करंट जब यहां से बहा तो 10 एम्पियर टर्न्स के मैग्नेटोमोटिव फोर्स ने 10 नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस की, और 10 की 10 फ्लक्स लाइंस इस मटेरियल से पास हो गई। तो मुझे B जो मिला मैग्नेटिक फ्लक्स, 10 नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इस क्रॉस सेक्शन पे 10 डिवाइडेड बाय 1 करूंगी तो मुझे 10 वेबर्स पर मीटर स्क्वायर का ही मुझे
यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी मिल गई। अब जैसे ही वोल्टेज को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया तो माना कि करंट कितना बहने लगा, 2 एम्पियर का। तो एनआई कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 मतलब 20 एम्पियर टर्न्स का एनआई हो जाएगा। 20 एम्पियर टर्न्स के एनआई ने माना कि 20 फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस की, तो फिर से इस कोर ने अपने अंदर से 20 फ्लक्स लाइंस को गुजरने दिया, अपने में से पास होने दिया, परमिशन दे दी। तो बी फिर कितना हो जाएगा, उसमें से गुजरने वाली फ्लक्स लाइंस डिवाइडेड बाय उसका एरिया, इसमें से गुजरने वाली फ्लक्स लाइंस डिवाइडेड बाय इसी का एरिया। तो 20 डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर किया तो 20 फ्लक्स डेंसिटी हो गई 20 वेबर्स पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही 3 एम्पियर्स का करंट वी को बढ़ाया, 3 एम्पियर्स का करंट बहा, 3 इंटू 10 के एम्पियर टर्न्स की वजह से 30 फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हुई, जिसको फिर मटेरियल ने अपने में से गुजरने दिया। तो मटेरियल की फ्लक्स डेंसिटी हो गई 30 डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर, तो 30 वेबर्स पर मीटर स्क्वायर। ऐसे करते करते वोल्टेज को हमने इतना बढ़ा दिया कि करंट कितना बहने लगा, 9 एम्पियर का। 9 एम्पियर पे माना कि नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई मिला के 90 हो ही गया है। उसने फिर 90 फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस की, 90 की 90 फ्लक्स लाइंस फिर मैग्नेटिक मटेरियल ने अपने में से गुजरने दिया। तो 90 नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इसमें से गुजरने वाली डिवाइडेड बाय इसके क्रॉस सेक्शन ने इसका बी फिक्स कर दिया, हो गए। जैसे ही हमने वोल्टेज इतना कर दिया कि करंट 10 एम्पियर का हो गया और नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट जो है वो 100 एम्पियर टर्न्स हो गया। 100 एम्पियर टर्न्स की वजह से वायर्स में से बहने वाले करंट ने वायर्स के चारों तरफ कितनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस कर दी, 100। पर इस मैग्नेटिक मटेरियल ने अपने में से 100 फ्लक्स लाइंस नहीं गुजरने दी, उसने मैक्सिमम 90 की 90 ही गुजरने दी। उसके बाद उसने 10 फ्लक्स लाइंस को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब अब मटेरियल परमिशन नहीं दे रहा है अपने में से उन बढ़ी हुई 10 फ्लक्स लाइंस को पास होने देने की। मटेरियल सैचुरेट हो चुका है, जितनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस वो अपने में से पास कर सकता था उतनी उसने की और बाकी की उसने रिजेक्ट कर दी। तो फ्लक्स डेंसिटी अब कितनी रही, 90 की 90 ही रही। ये है परमिएबिलिटी, मतलब हर मटेरियल की अपनी परमिएबिलिटी है। वो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस को अपने में से पास होने देता है, उसके बाद वो पास नहीं होने देता। मतलब किसी भी मटेरियल की परमिएबिलिटी इनफाइनाइट नहीं होती है। ऐसा ये आइडियल मटेरियल हो सकता है जिसके अंदर से सारी की सारी जितनी प्रोड्यूस करे, जितनी उसके आसपास फ्लक्स लाइंस प्रेजेंट रहेगी, सबको वो अपने में से गुजरने देगा। ऐसा कोई आइडियल मटेरियल ही होगा, अदरवाइज हर मटेरियल की अपनी परमिएबिलिटी फिक्स है। और रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम परसेंटेज में मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी को हम परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही थी और इसी में मैंने आपको सैचुरेशन फिनोमेना बता दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जितनी वो अपने में से गुजार सकता है वो गुजरने देता है, उसके बाद और बढ़ा दी तो वो सैचुरेट हो चुका है। अब बढ़ी हुई नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस को अपने में से पास होने नहीं दे रहा, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल सैचुरेट हो चुका है। तो ये फिनोमेना मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से रिलेटेड मैं आपको समझाना चाहती थी कि परमिएबिलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो दिस कंप्लीट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल मैग्नेटिक फिजिकल क्वांटिटीज।